नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने निबोस जनरल सर्टिफिकेट के न्यू सिलेबस बेस्ड पे सारे लेक्चर्स किए थे, जिसमें ये कुछ पॉइंट छूट गया था जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताए हैं कि आप ये पॉइंट छोड़ दिए हैं, तो काइंडली इसको डिस्कस करिए। तो वही 6.3 जो छूट गया था मैं उसको इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम लोग ये टोटल 7 पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो जनरल इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे, और सेकंड जो है फोर्कलिफ्ट ट्रक में क्या हजार्ड हैं, प्रिकॉशन हैं, ये देखने वाले हैं। जनरल इक्विपमेंट जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है ना, जैसे कि आपको सैक ट्रक है, आपको ट्रॉली है, ये सारे उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फोर्कलिफ्ट ट्रक के हजार्ड एंड प्रिकॉशन के बारे में। लिफ्ट एंड होस्ट जो है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, उसमें क्या हजार्ड है, प्रिकॉशन है। कन्वेयर का सेम वैसे ही देखने वाले हैं, इसमें क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है। क्रेन जो है, एक जनरल क्रेन का हम लोग देखने वाले हैं कि क्या उसमें हजार्ड्स होते हैं, उससे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। और अगर हमको सेफली लिफ्टिंग करना है तो सेफ लिफ्टिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्पेक्शन, यानी गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि टूल्स एंड टेकल्स का आपको इंस्पेक्शन करना है। जैसे लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल जो है आपको 6 मंथ पे, और मशीन वगैरह का 1 ईयर पे करना रहता है इंडिया में। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ये चूँकि निबोस यूके बेस्ड है, तो हम यूके बेस्ड स्टैंडर्ड भी इसके साथ में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट हम लोगों ने आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे ना, तो इस तरह काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर ये सब आपको नॉलेज है ना, तो वहाँ पे सिनेरियो को समझने में, बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा केवल IGC 1 का एग्ज़ाम हो रहा है इसलिए आप उसको ना पढ़ें, बट IGC 2 भी आपको अच्छे से पढ़ते हैं ना, तब जाके आपको सिनेरियो अच्छे से आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और आप GC 2 का असेसमेंट भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और ऑब्वियसली बात है कि आप सेफ्टी केवल पास होने के लिए तो पढ़ते नहीं हैं, सेफ्टी को आपको फुल टाइम करियर बनाना है, आपको उसके ऊपर काम करने हैं, आगे समझाने हैं, बताने हैं। तो अगर ये सब चीज़ आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर हमें नहीं लगता है कि आप अच्छा से डील कर पाएंगे साइट को, और आप साइट को सेफ रख पाएंगे, और 0 एक्सीडेंट अचीव करने में आप हेल्प कर पाएंगे। तो मेरे सारे बनाए हुए वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो निबोस तो ऐसे ही आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने खासकर नॉर्थ इंडियन वाले लोगों के लिए काफ़ी ये सिंपल लैंग्वेज में, जो हम लोग डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं, डेली बोलचाल में जो डेली हम कामों में अपने इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, साइटों पे जो जनरल काम होता है, उस बेस पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प होता है, कई लोग अच्छा उनको लग रहा है, उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप भी पूरा प्लेलिस्ट है उसका, निबोस IGC का बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, तो आप पूरा अगर देखते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा पास होने में, या पास नहीं भी होना है तो आपको काम करने में, कंटेंट समझने में। और ये जो प्रेजेंटेशन है, जो PPT मैं यूज़ करता हूँ, ये RRC पब्लिकेशन का बनाया हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि RRC पब्लिकेशन काफ़ी एक फेमस पब्लिकेशन है, जो कि निबोस की काफ़ी अच्छा बुक राइट करता है। अगर वह बुक कोई स्टूडेंट अपने से भी पढ़ लेना, तो उसको हमें लगता है कि अपने से ही समझ में आ जाता है, किसी ट्रेनर के, किसी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं है उसको बताने के लिए। बट मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या है कि मैं बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिसको हेल्प मिलता है लोगों को समझने में। तो इसलिए आप ये क्वालिटी, इसका कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, तो आप ज़रूर देखें इसको। सबसे पहली बात, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट में 2 तरह का हो जाता है। एक तो मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, दूसरा पावर्ड होता है, जिसमें कि कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स, इंजन, ये सब लगे होते हैं। तो मैनुअल हैंडलिंग में जनरली हम लोग केज प्लेटफॉर्म ट्रक का ये से यूज़ करते हैं। कुछ इक्विपमेंट को इसमें रख के ले जाना है, और इसको धक्का देते हैं, यहाँ पे धक्का दे के इसको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और उसके बाद जो है 2 व्हीलर फॉक प्लेटफॉर्म ट्रक होता है, इसके ऊपर भी कोई इक्विपमेंट रख के, कोई सामान रख के, कोई बॉक्स रख के एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है। तो ये भी 2 व्हीलर प्लेटफॉर्म ट्रक, ये भी काफ़ी अच्छा एक इक्विपमेंट है, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। और ये इसको बोलते हैं पैलेट ट्रक। जैसे कि आप देखे होंगे बॉक्से में बहुत सारा सामान आता है, और बॉक्स के नीचे आप देखेंगे 2 इस तरह का, उसके ऊपर नीचे सपोर्ट लगा रहता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है ना, कि इसमें ये दोनों जो पैलेट्स में फंस जाते हैं, और ये बक्सा आसानी से उठ जाता है। यहाँ हाइड्रोलिक इसमें लगे रहते हैं, इसको प्रेस करने से ये उठने लगता है, और इसको आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये हेल्प करता है
किसी भी साइट पे किसी सामान को ले जाने में, और सेफली हो जाता है, किसी को ज़्यादा चोट नहीं भी लगता है इससे। उसके बाद इसको बोलते हैं सैक ट्रक। आप देखें होंगे ड्रम वगैरह हैंडल करना हो, सिलेंडर वगैरह हैंडल करना हो, या कुछ सामान यहाँ पे रख के और जस्ट इसको ऐसे दबा के और यहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ में। और भी बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं डेली, तो आप उसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। बट ये सब काफ़ी चलता है इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हैं। तो इन सब इक्विपमेंट में जो मैन्युअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट में है, तो इसमें भी कुछ हैजार्ड्स होंगे, कुछ इसके प्रिकॉशन लेने होंगे। तो वो क्या करना है अगर साइटों पे आपको ऐसा है तो इसमें हैजार्ड्स ये होंगे। एक तो मैनुअल हैंडलिंग रिस्क है, बॉडीली फोर्स इज स्टिल नीडेड। इसमें मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है क्योंकि इसमें बॉडी फोर्स तो आवश्यकता होता है, क्योंकि बॉडी फोर्स के बिना इसको आप धक्का नहीं दे सकते हैं। आपको अपने बल का यूज़, शरीर का यूज़ करना है। जैसे फॉकलिफ्ट ट्रक क्या है, उसमें इंजन लगा होता है, इंजन चला दीजिए वो अपने आप चलेगा। उसके बाद होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ द लोड। अगर आपने किसी सैक ट्रक पे या पेलेट ट्रक पे अगर आपने कुछ लोड रखा है तो हो सकता है कि वो डिसबैलेंस होकर गिर जाए किसी के ऊपर, ये भी होता है। उसके बाद मूविंग अप एंड डाउन। जब आप उस पर फॉकलिफ्ट ट्रक, या फॉकलिफ्ट ट्रक की बात तो यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे इस तरह का जो ट्रक है, इस पर अगर आप कुछ सामान आपने यहाँ पे रख दिया और जब इस स्लोप में आप चलेंगे तो ये क्या होगा, फिसल के नीचे गिरने का चांस रहेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। उसके बाद पुअर पार्किंग। अगर आप इसको सही जगह पे नहीं रखते हैं, ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे एक्सेस एंड इग्रेस जो है काफ़ी अच्छा नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, किसी का पैर में मतलब ठोकर लगेगा, वो स्ट्रिप होगा, वो गिर जाएगा। या हो सकता है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन में दिक्कत हो अगर आप ऐसी जगह कर दिए हों। कहीं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ रख दिए तो इमरजेंसी में वहाँ हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका पुअर पार्किंग का भी प्रॉब्लम होता है। अदर पेडेस्ट्रियन में स्ट्रक है ना, कुछ बगल में चलने वाला हो सकता है उसका पैर लग जाए उसमें, तो ये भी हो सकता है। ट्रैप्ड फीट, आप चला रहे हैं तो हो सकता है उसके पहिए में आपका पैर चला जाए, ट्रैप हो जाए, है ना। उसके बाद ट्रैप्ड पर्सन बीइंग हैंडल, जो उसको हैंडल कर रहा है हो सकता है कि उस ट्रैप हो जाए, मतलब उसमें कुछ सामान, उसका कपड़ा फंस जाए, आदमी फंस जाए, है ना। इस तरह की संभावना होती है। बट काफ़ी रिस्क कम रहता है इसमें, क्योंकि ये मैनुअल हैंडलिंग है, बट आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इसके क्या कंट्रोल मेजर लेने चाहिए, तो हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें कंट्रोल मेजर यही है कि ट्रेंड वर्कर्स ओनली, है ना। आप जानते हैं कोई भी काम को करने के लिए अगर ट्रेंड वर्कर नहीं है तो हमेशा खतरा रहता है। तो ट्रेंड होने चाहिए, यानी कि उस चीज़ को चलाने में उनको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। साथ में फॉलो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। नए नए इक्विपमेंट आते हैं, आप देखे होंगे कोई भी जब इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, उसके साथ एक बुकलेट आता है और बुकलेट में लिखा रहता है कि आपको इस मशीन को चलाने के लिए, इस इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए क्या हजार्ड्स हैं, क्या प्रिकॉशन है और सही से कैसे हैंडल करें इसको। तो उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग हजार्ड रिस्क होते हैं। साथ में अवॉइड अनइवन ग्राउंड एंड स्लोप्स, यानी कि ग्राउंड और अनइवन है, मतलब ऊपर नीचे है और स्लोप ज़्यादा है, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। यूज़ रैम्स ओवर स्टेप्स, और जहाँ स्टेप बने हुए हैं इस तरह के इस पर आप नहीं चढ़ेगा तो इसके ऊपर रैम्प का यूज़ करें, मतलब इस तरह का कोई प्लेट रखे या इस तरह कुछ स्लोप है वहाँ पे, उस रैम्प का यूज़ करें, न कि स्टेप्स का यूज़ करें। साथ में सेफ वर्किंग लोड, सपोज उसकी कैपेसिटी 2 टन है तो आपको इसके 2 टन से ज़्यादा लोड नहीं करना है, विद इन कैपेसिटी काम करना है। साथ में सिक्योरिंग द लोड, अगर आपने एक फॉकलिफ्ट ट्रक है, इसके ऊपर आपने रख दिया कोई सामान, तो इसके सामान रखने के बाद इसको टाई भी कर दीजिए, बांध दीजिए इसको, ताकि आप जब इसको मूव करें तो ये गिरे नहीं। साथ में यूज द ब्रेक्स, और इफ फिटेड, कई जगहों पे ब्रेक भी लगे रहते हैं, जैसे प्लेट ट्रक्स वगैरह में ना कई चीज़ों में ब्रेक लगे रहते हैं। प्लेट ट्रक्स में ब्रेक नहीं रहता है, लेकिन जहाँ ब्रेक हो वहाँ उसका यूज़ करें। केयर व्हेन मूविंग और लोअरिंग द लोड, मूविंग जब आप लोड को मूव कर रहे हैं या लोअर कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, ऐसे समय में भी हमें ध्यान देना है। सेफ पार्किंग एंड स्टोरेज, इसके लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग जगह बना दे कि आपको इक्विपमेंट लाके यहाँ पार्क करना है, यहाँ स्टोर करना है, ताकि किसी को आने जाने में एक्सेस एग्रेस में दिक्कत ना हो। रूटीन इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी कि शेड्यूल मेंटेनेंस है कि 30 डेज में इसको ग्रीसिंग करना है तो 30 डेज में ग्रीसिंग करना चाहिए, ताकि उसका बियरिंग वगैरह या मूविंग पार्ट सारे ठीक रहें। सेफ्टी शूज़ एंड बूट, अब जानते हैं कि जब इसको हैंडल करेंगे तो हो सकता है आपका पैर इस चक्के के नीचे आ जाए, या हो सकता है जब आप इसको रखें तो आपके पैर के ऊपर आ जाए। तो आपको सेफ्टी शू तो पहनना ही पहनना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब आप काम करते हैं तो मैंडेटरी पीपीई में आता है सेफ्टी शू। तो
आपको यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि पैर इससे काफ़ी सेफ रहता है। उसके बाद जो है ये होस्ट एंड हैंडलिंग एड्स जो हैं ये भी काफ़ी यूज किया जाता है। चूँकि हम लोग जनरल सर्टिफिकेट पढ़ रहे हैं तो केवल इंडस्ट्रियल से रिलेटेड नहीं, हम लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड या मॉल से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में देखेंगे। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ फॉर मूविंग पीपुल ये यूज़ किया जाता है। कैन बी मैनुअल और पावर्ड भी हो सकता है। जैसे देख रहे हैं ना, पेशेंट को यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो इस तरह का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कैन बी मोबाइल और ये फिक्स्ड भी हो सकता है। कंसीडर द इन्वायरमेंट यानी कि डिफ़िकल्ट टू पुश ऑन द कारपेट, ये कारपेट पर पुश करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और इसका भी रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद स्मॉल हैंडलिंग ऐड यानी कि स्लाइड सीट्स, ट्रांसफ़र बोर्ड, जैसे आप देखे होंगे कि पेशेंट सोया है वहाँ पे और उसको एक बेड से दूसरी जगह लेना है तो ट्रांसफ़र बोर्ड लगे रहते हैं जिससे पेशेंट को यहाँ रखेंगे और ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। अवॉइड लिफ्टिंग द पर्सन, है ना। उसके बाद जो है व्हील चेयर आप देखे हैं, ये भी क्या है, एक आदमी जो कि डिसेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, उसके लिए हम लोग व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। और कैन बी पावर्ड थ्रू द मोस्ट आर पुश्ड, ये पावर्ड भी हो सकते हैं, इसको धक्का दे के भी लेके जाया जाता है ना। ये सारे जो है हैंडलिंग एड्स हैं, ठीक है ना। अब बात आ गई कि व्हाट एक्सीडेंट कुड अकर इफ द फॉकलिफ्ट ट्रक। अब ये फॉकलिफ्ट ट्रक है तो इससे क्या एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप देख ही रहे हैं ये मूविंग पार्ट है तो इसके चक्के के नीचे जो है यहाँ पे पैर आ सकता है, आदमी को धक्का लग सकता है, ये सामान किसी के ऊपर गिर सकता है ना। ये हो सकता है गाड़ी फिसल के जो है स्कीडिंग हो जाए। तो ये सारा चीज़ तो प्रॉब्लम है इसमें, है ना। जब ये ऊपर लोड लेके चलेगा इसको दिखेगा नहीं तो हो सकता है कि इसमें कोलिजन हो जाए, है ना। तो ये सारा चीज़ है जो कि फॉकलिफ्ट ट्रक में होता है। तो आइए समझते हैं कि क्या हैजार्ड्स हैं इसमें। तो एक तो फॉकलिफ्ट ट्रक अगर आप कर्नर पे फास्ट मूव करोगे ना तो ये ओवरटर्न हो जाएगा। ऑन इवन सरफेस रहेगा इस तरह का, अगर इस पे चलाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये टॉपल हो जाएगा। तो ये चांस है। फॉल ऑफ द लोड, ये लोड जैसे उठा के लेके जा रहे हैं ये लोड गिर सकता है, ये भी चांस है। स्ट्राइकिंग पेडेस्ट्रियन, अगर पैदल चलने वाले यहाँ पे कोई अगर इस सड़क का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये गाड़ी उसको जाके धक्का दे सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। फॉल और इंट्रैपमेंट ऑफ पर्सन राइडिंग ऑन फॉग, है ना। तो ये फॉल हो सकता है या पर्सन राइडिंग ऑफ द फॉग, ये जो चला रहा है इसकी फॉल हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है। फॉल फ्रॉम लोडिंग डॉक, है ना। तो ये लोडिंग जो डॉक है ये गिर सकता है। उसके बाद फॉकलिफ्ट ट्रक में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो प्रिकॉशन ये है कि एक तो रेस्ट्रिक्टिंग यूज़ करना है, यानी कि जो ट्रेंड हो फॉकलिफ्ट चलाने में वही चलाएं, हर आदमी को उसका चाबी नहीं देना है। तो यानी कि की को कंट्रोल कर रखना है, तो रेस्ट्रिक्टेड यूज हो गया। विजुअल इंस्पेक्शन बिफोर यूज, आपको चेक करना है उसके सारे जो स्टीयरिंग काम कर रहा है कि नहीं, उसके पहिए ठीक ठाक, इंजन ठीक है, ब्रेक ठीक है ना, ये सारे चेक करने हैं, उसके क्लच वगैरह ठीक है। साथ में रूटीन मेंटेनेंस, अगर रिकमेंडेशन है कि एवरी मंथ में उसका आपका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होना है तो आपको वो चीज़ करना है। यूजिंग प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म टू लिफ्ट पीपुल, अगर आपको फॉकलिफ्ट ट्रक से किसी आदमी को उठाना है तो उसमें प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म उस पर लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कैसे उसको उठा ले, और सिक्योर होना चाहिए ताकि उस पर आदमी भी काम कर सके। सिक्योर एंड स्टेबल लोड, उस पर जो लोड रखें उसको बांध के रखें, सिक्योर करके रखें, साथ में स्टेबल रखें, उसका देखें सीजी कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और स्टेबल हो। क्योंकि फॉकलिफ्ट ट्रक से जब सामान उठाते हैं ना आप, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जब ये सडन अगर ये फास्ट ब्रेक लेगा ना, तो ब्रेक लेने से क्या होगा, ये तो मोशन में रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा और ये ब्रेक लेके रुक जाएगा, तो ये क्या होता है, गिरने का चांस रहता है ऐसे चीज़ों में। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है इसमें। सेफ वर्किंग लोड लिमिट नॉट एक्सीडेड, मान लेते हैं कि आपको वहाँ पे जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलाना है, मान लेते हैं अगर ऐसा सड़क, या 10 का लिमिट कर दीजिए कि 10 इस पे काम करना है आपको, 10 से ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो एक स्पीड लिमिटेशन का यूज़ करिए, वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा है और आप कितना स्पीड रखना चाहते हैं, आपको खुद असेसमेंट करना है ये सारा चीज़। उसके बाद नेवर ट्रैवलिंग विद द फॉर्क रेज, जब फॉर्क उठा हुआ हो तो उसमें नहीं ट्रैवल करना है, आपको फॉर्क को नीचे डाउन करके ही ट्रैवल करना है। और लोड को भी हमेशा जो है पूरा लिफ्ट करके ऊपर करके नहीं लेके जाना है, नीचे करके लेके जाना है। नेवर ट्रैवलिंग विद द ऑब्स्ट्रक्टेड विजन, यानी कि जब
आप जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड विजन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मटेरियल उठा हुआ है और इसके आँख से आगे का सामान नहीं दिखेगा, ऐसे में क्या होगा, कहीं भी धक्का लगने का ज़्यादा चांस है। तो इस तरह से जो ऑब्स्ट्रक्टेड विजन है इसमें काम नहीं करना है, आपको पूरा दिखाई दे तभी काम करना है। तो अब बात आ गई कि फॉकलिफ्ट ट्रक जो है बैटरी पावर्ड भी होता है, पेट्रोल से भी चलता है। तो जिस तरह का फ्यूल यूज होगा उस तरह का उसमें खतरे रहेंगे। जैसे अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो उसमें अलग तरह के खतरे होंगे। उसमें क्या खतरे होंगे, तो एक्सप्लोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस वाइल चार्जिंग। आप जानते हैं कि हम लोग एसिड डालते हैं किसी भी बैटरी में और जब चार्ज करते हैं तो उसमें से एसिड का हाइड्रोजन का वेपर जो है बैटरी में से निकलता है और इसको थोड़ा सा भी फ्लैश मिल जाए ना तो ये जल जाता है, आग लग जाएगा। आपने देखा होगा पहले जब बैटरी से ही टीवी वगैरह चलता था उस समय काफ़ी ये एक्सीडेंट होने का, इसीलिए आप देखेंगे बैटरी चार्जिंग का जो एरिया है ना वो वेंटिलेटेड रहता है। साथ में इसमें कोरोसिव एसिड रहता है, तो अगर आपके हाथों में पड़ जाए तो हाथ जला देगा, है ना। उसके बाद मैनुअल हैंडलिंग, जब बैटरी को हम लेके आएंगे तो ये भारी होगा, तो ये हमारे मैनुअल हैंडलिंग होगा तो रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये भी एक खतरा है। साथ में इसमें आर्किंग हो सकता है, शॉक लग सकता है, क्योंकि ये भी इसमें वोल्टेज है 24 वोल्टेज है, तो ये जब भी उसके प्लस माइनस अगर एक साथ हो जाए तो इसमें आर्क हो जाएगा, उससे आपको शॉक भी लग सकता है, बर्न हो सकता है, फायर हो सकता है। और इन्वायरमेंटल बैटरी डिस्पोजल आप करते जैसे फेंकते हैं बैटरी को तो इन्वायरमेंटल इशू भी हो सकता है। तो ये सारे खतरे हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं ना हैजार्ड्स के, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके साइटों पे सारे वैसा हो, हम लोग सारे के सारे जो है ना एक कंसिडर करते हैं यहाँ पे जब पढ़ने के टाइम में। बट आपके प्रैक्टिकली से देखेंगे ना, आप जब सिनेरियो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पे सिनेरियो के बेस पे रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है एक जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम हर एक चीज़ को कंसिडर करते हैं क्यों, ताकि हमारा सोच बड़ा हो, हमारा नॉलेज अच्छा हो, हर एक चीज़ों में हो, ताकि जब हम प्रैक्टिकली काम करें तो इसमें से प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जो एप्लीकेबल होगा उसको यूज़ करेंगे। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो इसके प्रिकॉशन क्या है, एक तो चार्ज बैटरीज आप जब करेंगे तो इन वेल वेंटिलेटेड एरिया में करेंगे और वहाँ पे इग्निशन सोर्स होना हो जिससे कि हाइड्रोजन में आग न लगे। पीपीई का यूज़ करना है जब एसिड को हैंडल करना है, यानी कि रबड़ हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है। मैकेनाइज्ड बैटरी हैंडलिंग, और बैटरी हैंडलिंग जब उठाना है तो उसके लिए भी कोई ट्रॉली, कोई ऐसा मैकेनिकल पार्ट यूज़ करें जिससे हमारे शरीर पे पूरा लोड ना आए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इंसुलेटेड टूल का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें। उसके बाद अगर वो फॉकलिफ्ट ट्रक अगर डीजल से चलने वाला हो तो वो डीजल से चलेगा तो ऊपर वाली परेशानी नहीं होगी। इसके लिए क्या होगा, जब डीजल छुएंगे तो स्किन डर्मेटाइटिस हो जाएगा हमको, है ना, यानी कि स्किन जो है हार्ड हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ये हो सकता है। स्लिप हो जा सकता है, जब डीजल गिरेगा तो उसे पैर पड़ेगा तो स्लिप हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फ्रॉम द लार्ज स्पिल हो सकता है, अगर डीजल गिर जाए आप देखेंगे लीक होते रहता है तो क्या होता है, उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैस इससे निकलता है, जिससे परेशानी हो सकती है लोगों को, क्योंकि आप देखेंगे जब गाड़ी चलती है तो स्मोक निकलता है तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और बल्क स्टोरेज ऑफ डीजल, जब डीजल को हम लोग स्टोर करते हैं बल्क स्टोरेज, तो इससे भी उसमें आग लगने की संभावना हो सकती है। यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, जब इसको हम लोग डीजल वगैरह को रखेंगे ना तो वेंटिलेटेड एरिया में रखेंगे, क्योंकि चाहे फॉकलिफ्ट का ट्रक जो यूज़ करेंगे वो वेंटिलेटेड एरिया में यूज़ करेंगे ताकि उसका स्मोक बाहर निकल जाए। स्पील किट का यूज़ करेंगे अगर डीजल लीकेज हो जाए तो, ताकि उसमें हम लोग उसको कंटेन कर पाएँ। यूज़ ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग डीजल डर्मेटाइटिस ना हो इसके लिए डीजल हैंडलिंग जब करेंगे तो ग्लव्स का यूज़ करेंगे। अगर फॉकलिफ्ट ट्रक अगर आपको एलपीजी से चलता हो तो अलग परेशानी है। इसमें क्या हैजार्ड्स हैं, इसमें एक हैजार्ड्स हैं कि एक्सप्लोजन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ पे टॉक्सिक एग्जॉस्ट फ्यूम निकलेगा, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिलेंडर को हैंडल करेंगे तो मैनुअल हैंडलिंग रिस्क हो सकता है। साथ में स्टोरेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर एंड और बल्क, है ना, जब ज़्यादा अगर मात्रा में अगर स्टोर करते हैं तो भी आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, इसको वेंटिलेटेड एरिया में यूज करना है। मैकेनाइज एलपीजी सिलेंडर हैंडलिंग, स्टोर स्पेयर सिलेंडर इन द सिक्योर, कहाँ स्टोर करना है, सिक्योर जगह, सेफ प्लेस और जहाँ वेंटिलेटेड हो, हवा आता जाता हो। उसके बाद लिफ्ट एंड होस्ट जो है, जो हम देखेंगे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या बड़े बड़े प्लांटों में हम नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं या होस्ट का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या खतरे रहते हैं। तो एक तो इसमें से कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है जब हम सामान को एक जगह दूसरे ले जाते हैं।
बीइंग स्ट्रक बाय द लोड, लोड से कोई स्ट्रक हो सकता है। इंटेंजलमेंट इन मूविंग पार्ट हो सकता है, वो मूविंग पार्ट है उसमें कोई फंस सकता है। फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, जब लिफ्ट में कोई ऊपर जा रहा हो तो ऊपर से गिर सकता है। बीइंग स्ट्रक में राइडिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ द लिफ्ट, जब प्लेटफॉर्म को हम राइड करेंगे तो लैंडिंग लेवल पे आदमी स्टक हो सकता है, और पार्ट ऑफ द इंक्लोजर में हो सकता है, अदर प्रोजेक्शन में हो सकता है। अब लिफ्ट एंड होस्ट के क्या प्रिकॉशन हैं, तो एक तो सूटेबल फॉर द इंटेंडेड, जिस काम के लिए हो उस काम के लिए वो सूटेबल बना होना चाहिए, यानी कि उसको मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता हो। और प्रिवेंटिंग पीपल गेटिंग अंडर, उसके नहीं जाना है लिफ्ट के नीचे क्योंकि आप ही के ऊपर आ जाएगा। एक्सेस टू द अनप्रोटेक्टेड लैंडिंग एज नहीं होना है, यानी कि वहाँ बैरिकेशन होना है। स्ट्रक बाय लैंडिंग और अदर ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन बीइंग कैरिड टू ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड अगर आप नहीं यूज़ करना है ताकि जो है आपको सेफ्टी रह पाए। साथ में सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करेंगे, जैसे ब्रेक एंड ब्रेक वर्किंग होना चाहिए। कंपिटेंट ऑपरेटर उसको ऑपरेट करे। इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग दी जाए कि इसमें क्या खतरे हैं, क्या रिस्क हैं, सारे बताए जाए उनको। रूटीन मेंटेनेंस होना चाहिए उसका, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। रूटीन इंस्पेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन, है ना, ये होना चाहिए। अब बात आ गई कन्वेयर। कन्वेयर आप लोगों ने देखा होगा हर जगह। हमें लगता है कि 70% जो है कोई भी सामान जब बनता है ना, तो 70% खर्च उसका कन्वे करने में जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में जाता है ना। तो ये भी एक आप देखे होंगे इंडस्ट्री में, ये कन्वेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यूज़ करते हैं और ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो कन्वेयर आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या खतरे हैं, एक तो ड्राइंग इन हजार्ड, इसके रोलर लगे रहते हैं ना, तो इसमें आदमी का हाथ फंस जाता, कपड़ा फंस जाता है। रनिंग निप एंड पॉइंट, तो इसमें बहुत मूविंग पार्ट है, रोलर है पूरा, है ना। आप इसमें जाएंगे ना तो इसमें आपका हाथ या कोई भी शरीर का पार्ट इसमें फंस सकता है। इंटेंजलमेंट विद द रोटेटिंग पार्ट, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट होता है जब महिलाएं साड़ी पहन के बाल बड़े बड़े करके या अगर इसमें जाती हैं तो उनका बाल फंस जाता है, कपड़ा फंस जाता है। कई ऑपरेटर अगर गमछा लपेट के जाते हैं तो उनके वो कपड़े फंस जाते हैं, अगर लूज क्लॉथिंग पहन रहे हैं तो, और उनकी जान चली जाती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि मटेरियल को लेके जा रहे हैं, अगर इसके नीचे कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हो तो इसके ऊपर वो गिर जाएगा, किसी उसका सामान उसके ऊपर गिर जाएगा। तो ये भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट का होता है, स्पेशली फ्रॉम द ओवरहेड कन्वेयर, है ना, जब कन्वेयर ऊपर जाता हो। तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो मैंने इसके सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो प्रिकॉशन इसमें ये है कि एक तो आपको अलार्म जब चले ना तो अलार्म बजना चाहिए, वार्न टू स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट। अब मैंने काम किया है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सायरन बजता है पूरा जोर से, और उस बजने के बाद मतलब कि 25-30 सेकेंड के बाद वो कन्वेयर स्टार्ट होगा। तो अगर कोई आदमी उसके अंदर रहेगा चाहे होगा तो वो निकल जाएगा, मतलब कि ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है, मैं गलत बोल रहा हूँ। हमको लगता है कि 5 मिनट का लगभग समय रहता है जब बजता है और जब स्टार्ट होता है, ताकि अगर उस बीच में कोई हो ना तो वो निकल जाए वहाँ से। उसके बाद गार्ड्स ऑन मूविंग पार्ट्स, है ना, मूविंग पार्ट के ऊपर गार्ड लगे रहते हैं, जैसे रोलर इस तरह का लगा है ना, तो इसके ऊपर इस तरह का गार्ड लगा देते हैं दोनों साइड से। इमरजेंसी स्टॉप पुल कोड, इसमें एक लंबा सा वायर कंटिन्यू लगा रहता है कन्वेयर के पैरेलल, यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पुल कोड है, ये देख रहे हैं ना, ये पुल कोड है। कुछ भी इमरजेंसी में अगर आप खींचते हैं ना तो ये कन्वेयर बंद हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको इमरजेंसी बटन भी आपको जगह जगह मिलेंगे, आप उसको अगर प्रेस कर दे तो बंद हो जाता है। उसके बाद जो है ये एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम एरिया, यानी कि वहाँ बैरिकेड कर दे कि कन्वेयर के नीचे या उसके पास कोई जाए नहीं। गार्ड बीनीथ ओवरहेड कन्वेयर टू कैच फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसके नीचे देखिए आप इस तरह का लगा हुआ है, एक मतलब नीचे से बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अगर कोई भी सामान गिरे तो इसमें फंस जाएगा। इस तरह का यहाँ नेट भी लगाते हैं कई जगहों पे। उसके बाद जो है आप गार्ड बीनीथ ओवरहेड, ये हो गया। आपको इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग तो ये सबको देने हैं, ये तो कॉमन प्रिकॉशन है। नो लूज क्लोथिंग एंड लॉन्ग हेयर ज्वेलरी आपको इसमें पहनना है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस आपको करते रहना है प्रॉपर। डिफेक्ट रिपोर्टिंग करना है, अगर कोई कन्वेयर का बेल्ट कटा हो, रोलर ख़राब हो गया हो तो आपको रिपोर्ट करेंगे, तभी तो सब अच्छे से काम हो पाएगा। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आजकल हर जगह यूज किया जाता है, वो है व्हाट कुड गो रॉन्ग विद द मोबाइल क्रेन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई।
ये जो क्रेन है ना, आप देखेंगे हर जगह यूज होता है, और मैं देखा हूँ यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इसी का व्यू होता है, सब लोग जो है इसके बारे में पूछते हैं। तो और हर लोग इस, क्योंकि सबको यूज होता है ना, तो हर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता हो। तो ये क्रेन गिर सकता है, ये सीलिंग टूट सकता है, कोई उठा रहे हैं ये, तो ये आउट रिगर है, ये डिसबैलेंस होगा तो ये पलट जाएगा, है ना। तो ये सब तो प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इसमें हजार्ड्स ये हैं कि क्रेन कोलैप्सिंग और टॉपलिंग ओवर, है ना। ये क्रेन जो है कोलैप्स हो सकता है, यानी कि पूरी इस तरह से गिर जाएगा, या टॉपल हो जाएगा, ये पूरे इसी तरह से आप देखे होंगे टूट के। ये कई जगहों पे तो ज़्यादा लोड होने पे ये बूम भी टूट जाता है, बेंड हो जाता है, और ये पूरा आउट रिगर भी उसका टूट जाता है, ये प्रॉब्लम होता है उसमें। उसके बाद द आर्म बूम जिब स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर, ऊपर में कोई अगर स्ट्रक्चर हो तो इसका बूम जो है उसको जाके हिट कर सकता है। फॉलिंग लोड, अगर कोई मान लेते हैं कि सामान उठा रहे हैं तो लोड फॉल हो सकता है। द लोड स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट्स और पीपुल, लोड स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट और पीपुल, जो लोड हम उठा रहे हैं, किसी आदमी ये लोड है और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इसकी चोट लग सकता है। कॉन्टैक्ट विथ लाइव ओवरहेड केबल, जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बिजली का तार ऊपर में रहता तो ये क्या होता, उसमें टच होने का चांस रहेगा। अब बात आ गई कि क्यों टॉपल होता है, क्यों पलट जाता है क्रेन, है ना। तो फैक्टर कॉजिंग इनस्टेबिलिटी, यानी कि इसका डिसबैलेंस होने में, स्टेबिलिटी इसका ख़राब होने में कौन कौन सा फैक्टर काम करता है। तो एक तो ओवरलोड होगा तो ये डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। उसके बाद जो है अनइवन स्टेबल ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड अगर अनइवन हो और ये मान लें कि ऐसा मिट्टी हो जो कि धंसने वाला हो, इससे भी हो गिर जाएगा। नॉट यूजिंग आउट रिगर करेक्टली, अगर ये आउट रिगर, इसको आउट रिगर बोलते हैं ना, ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए निकालते हैं, ज़्यादा एरिया बढ़े सरफेस, तो ये अगर इसको सही से हम नहीं यूज़ किए तब भी ये दिक्कत होती है। यूज़ हाई विंड्स, अगर ज़्यादा हवा बह रहा हो तब भी प्रॉब्लम होता है। एक्सटेंडिंग द जीब और बूम टू फार, ये बूम और जीब ज़्यादा बाहर निकाल दिए और सेफ वर्किंग लोड यहाँ पे नहीं है तो भी ये पलट जाएगा। साथ में स्ट्रक्चरल फेल्यूर हो सकता है, कई जगह पे ये बूम टूट जाता है, ये आउट रिगर टूट जाता है, ये जॉइंट मान लेते हैं यहाँ से टूट जाता है, ये सीलिंग टूट जाता है, ये हुक टूट जाता है, तो कुछ भी हो सकता है अगर आप सही से नहीं देख रहे तो। अब इसके बाद है कि सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। तो जनरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि सूटेबल फॉर द टास्क, जो क्रेन हम यूज़ करेंगे वह क्रेन उस काम के लिए बना हो, और एप्रोप्रिएटली रेटेड, और मतलब रेटेड हो, मतलब कि हाँ उस काम को वो कर सकता है और उसकी कैपेसिटी उतनी है ना। इक्विपमेंट स्टेबल एंड सिक्योर होना चाहिए, इक्विपमेंट जहाँ भी साइड करें वो स्टेबल जगह पे और स्टेबल होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। विजिबल मार्क्ड विद द सेफ वर्किंग लोड, यानी कि आप उसके ऊपर मार्किंग होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 50 टन का क्रेन है तो उसके ऊपर मार्क होना चाहिए, उसके अंत में मान लीजिए 10 टन उठा सकता है सबसे पूरा जीब निकालने के, पूरा बूम एक्सटेंड करने के बाद, तो उस पर 10 टन लिखा होना चाहिए। आप देखे होंगे जहाँ जहाँ ये इस तरह का रहता है ना हुक, वहाँ पे मार्किंग होता है। जैसे आप यहाँ पे अगर हुक यहाँ पे लटका हो, यहाँ भी अगर कोई क्रेन हुक हो तो यहाँ पे लिखा रहता है यहाँ 2 टन उठा सकता है, यहाँ 3 टन उठा सकता है, या इसके लोड लिफ्ट चार्ट भी रहता है तो उसके अनुसार। और यहाँ सबसे लास्ट में लिखा रहेगा जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 2 टन उठा सकता है या 1 टन उठा सकता है सबसे लास्ट में, या पूरा ये एक्सटेंड करने के बाद ये 2 टन उठा पाएगा। तो ये सारा चीज़ मार्क होने से ना थोड़ा एक्सीडेंट कम हो जाता है। और उसके बाद लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान होना चाहिए, अगर हम उठा रहे हैं सामान तो प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब क्या है, लिफ्टिंग प्लान बनना चाहिए जिसमें पता होगा कि हमारा कैपेसिटी कितना है, सेफ वर्किंग लोड क्या है, कितना हमारा विद इन कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना एक ये सुपरवाइज़र कॉम्पिटेंट हो और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही हो जिसको नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, तो एक्सीडेंट कम होता है। साथ में इक्विपमेंट फॉर लिफ्टिंग पर्सन में रिक्वायर एडिशनल इंस्पेक्शन, अगर आदमी को उठा रहे हैं उस क्रेन से केज लगा के तो आपको एडिशनल इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी सामान तो गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई हम लोग कर लेंगे, लेकिन आदमी की जान चली जाए इसके लिए उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं। अब बात आ गई कि प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द लिफ्ट, हम कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको इसको करने के लिए रिस्क असेसमेंट बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। हम लिफ्टिंग करने के पहले कॉम्पिटेंट पर्सन उसका रिस्क असेसमेंट कर दें और चेक क्रेन टेस्ट रिकॉर्ड,
उस क्रेन का आप देखें, क्रेन अगर इंडिया में है तो हर एवरी ईयर उसका टेस्टिंग होता है, और अगर ये टेस्ट हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, इसको टीपीआई बोलते हैं, है ना। अगर टीपीआई है, उसका फिटनेस है, तो इसको यूज़ में रखें, है ना। और जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स होंगे ना, उसका 6 मंथ का वैलिडिटी होता है, किसका, टीपीआई का, तो उसको भी हम देखें कि वैलिडिटी है कि नहीं है। साथ में ट्रेंड ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हो, इंडिया में तो ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है ऑपरेटर का, बट मैं बोलूँगा उसका क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो देखें कहाँ कहाँ काम किया, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो, और साथ में एक बार उससे बात करें, समझें कि वो ट्रेंड है कि नहीं है, तब जाके हम एक्सीडेंट को और कम कर पाएंगे। करेक्ट टाइप फॉर द जॉब एंड टेरेन, है ना। जो जॉब है और जो टेरेन है उसके अनुसार वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल होगी वो उस काम को करने में। उसके बाद लोड विद इन सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी, यानी कि आपको जो कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि आपको उठाना है 10 टन का, बूम रेडियस है मान लेते हैं 5 मीटर, और मान लेते हैं कि आपका बूम लेंथ है और उसकी दूरी है ना, रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं कि 2 मीटर है, तो इसमें लोड चार्ट के अनुसार हम देखेंगे कि वो 10 टन उसमें उठा पाएगा कि नहीं। अगर नहीं उठा पाएगा मतलब सेफ नहीं है, तो ये सब हम पहले ही कर लेते हैं। तो कैरी आउट द लिफ्ट, ये तो हो गया बिफोर लिफ्टिंग का प्लानिंग। उसके बाद जब आप लिफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्रेन को सही जगह पर रखना है। उसके बाद यूज़ आउट रिगर करेक्टली, उसके आउट रिगर को जो है ना वो फैला देना है पूरी तरह से, अगर ये क्रेन है तो, है ना। उसके बाद जो है प्लान एंड सर्वाइवल लिफ्ट, उसके बाद जो है बैंक्समैन प्लान करना है, और सुपरवाइज लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट को सुपरवाइज करना है। बैंक्समैन या सिग्नलर जो है, जो उस क्रेन ड्राइवर को सिग्नल देगा, उसको यूज़ करना है। ओवरलोड इंडिकेटर वर्क कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है। उसमें क्या होता है ना, क्रेन में जब भी आप अगर सेफ्ट कैपेसिटी से ज़्यादा उठाएंगे ना तो आवाज़ करने लगता है, तो वो चीज़ देखना है हमको। उसके बाद जो है चेक वेदर कंडीशन, अगर अच्छा वेदर कंडीशन नहीं हो, ज़्यादा बारिश हो रहा हो, ज़्यादा आपको हवा बह रहा हो, तो हमें नहीं यूज़ करना, क्रेन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। क्रेन को यूज़ करने के टाइम में जब लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको पीपी, हार्ड हैट, ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी बूट्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। वार्निंग साइन का यूज़ करें। अटैच सीलिंग केयरफुली, सीलिंग को केयरफुली अटैच करें। कैरी आउट टेस्ट लिफ्ट भी करें, यानी कि थोड़ा सा पहले उठा के देख ले कि क्या ये मतलब कि उठा पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से उठाने जाएंगे उस समय तो क्या होगा, परेशानी हो जाएगी अगर नहीं उठा पाया तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करने के बाद, सारा चीज़ करने के बाद एक टेस्ट लिफ्ट करें, यानी कि उस मटेरियल को उठाना है, कुछ ऊपर तक उठा के फिर रख देना है, तो इससे पता चलेगा हाँ भाई उठा पा रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ काम करने से पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना थोड़ा सा, कर पा रहे हैं कि नहीं, उस तरह से। जस्ट गाइड यूजिंग टैग लाइन, उसमें टैग लाइन का यूज़ करें, उसमें रस्सी बांध के उसको मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन का यूज़ करना चाहिए। साथ में अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने बताया ना कि हर जगह पे आप देखेंगे गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको लिफ्टिंग इक्विपमेंट को टेस्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है लिफ्टिंग में। अगर आप सही से केयर नहीं कर रहे हैं ना तो कोलैप्स हो जाता है। क्रेन तो आप पलटते हुए कई जगह देखे ही होंगे। एग्जाम्पल ऑफ EU एंड UK का बता रहा हूँ। लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998 बताता है कि आपको थ्रू एग्जामिनेशन करना है। कब करना है, तो बिफोर इट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई क्रेन आपके साइट पे पहली बार आ रही है तो आपको उसको एक बार एग्जामिनेशन कर लेना है, या आप खरीद रहे हैं तब भी एग्जामिनेशन करना है। साथ में पीरियडिकली करना है, यानी कि हर एक समय पे, जैसे मैं बताया ना कि मशीन वगैरह का जो है 1 ईयर पे किया जाता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। और अगर कुछ दिक्कत हो गया आफ्टर एन इवेंट दैट में हैव अफेक्टेड द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, मान लीजिए कोई लोड गिर गया, या मान लेते हैं कि थोड़ा सा टॉपल हो गया फिर ठीक हो गया, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि उस पर ज़्यादा ओवरलोड हो गया, इस तरह का कोई इवेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद तुरंत उसको चेक करें और फिट हो तभी उससे काम करें। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है चेक करने की, तो देखिए इसके द्वारा भी जो UK रेगुलेशन के द्वारा भी फ्रीक्वेंसी अब थ्रू एग्जामिनेशन होता है एवरी 12 मंथ पर। व्हेन नॉट यूज टू कैरी पीपुल, अगर पीपुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, पीपुल को कैरी करने के नहीं यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का, तो उसको 12 मंथ का यूज़ करें। 6 मंथ पे यूज़ करना है व्हेन यूज टू कैरी पीपुल, है ना।
वेयर यूज टू कैरी, सॉरी हाँ, जहाँ पीपुल को कैरी करना है वहाँ 6 मंथ पे, जहाँ पीपुल को कैरी नहीं करना है वहाँ 12 मंथ में। आप समझ रहे हैं ना, पीपुल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पे। और एवरी 6 मंथ लिफ्टिंग एसेसरीज जो है ना आपको 6 मंथ में करना है बाई कॉम्पिटेंट इंजीनियर। ये कॉम्पिटेंट इंजीनियर कौन डिसाइड करता है ना, ये आपको, जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हैं ना, तो ये कॉम्पिटेंट इंजीनियर डिसाइड करके रखते हैं। जो थर्ड पार्टी करता है, इंस्पेक्शन करता है, वो आपको गवर्नमेंट बॉडी जो है ना उसको लाइसेंस दे कर रखा है। तो अगर आप दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं तो दूसरे तरह का कॉम्पिटेंसी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पता करिए आप। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है एग्जामिनेशन करने की। तो आप देखेंगे लगभग वहाँ भी सेम है जैसा इंडिया में है कि मशीन वगैरह अगर पीपुल कैरी नहीं कर रहा है तो 12 मंथ, वही मैंने बताया। अगर पीपुल को कैरी करना है तो 6 मंथ, और एसेसरीज का 6 मंथ का, वो भी वही सेम इंडिया में भी है। तो हम लोग ये सेशन 6.3 कंप्लीट कर पाए, और इसमें हम लोगों ने जाना एक क्वेश्चन ही आपके लिए थोड़ा कर लीजिएगा। व्हाट आर द पोटेंशियल हजार्ड एराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ मैनुअल पैलेट ट्रक टू मूव ए हेवी व्हीकल, ये आप थोड़ा करके बताइए हमें। और हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा ये एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि पहला हम लोगों ने देखा कि जनरल इक्विपमेंट जिसमें हम लोग प्लेट ट्रक, सैक ट्रक, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद फॉकलिफ्ट ट्रक के बारे में देखा था, इसमें हजार्ड एंड प्रिकॉशन। और इसमें हम लोगों ने डीजल देखा था, पेट्रोल देखा, सॉरी डीजल देखा था, इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड देखा था, और क्या देखा था उस एलपीजी का। लिफ्ट एंड होस्ट का यूज़ हम लोगों ने देखा था। कन्वेयर जो है काफ़ी हाई रिस्क है, इसके बारे में हम लोग देखा था। क्रेन में हम लोग जब क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं तो जनरल हम लोगों ने हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन देखे थे। और सेफ लिफ्टिंग करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे करना है। साथ में गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है इंस्पेक्शन का, है ना, कि 6 मंथ पे करना है या 12 मंथ में करना है। तो हम लोगों ने ये टोटल 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए इस वीडियो में। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी एक सब्सक्राइबर बढ़े। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।